वंदे मातरम साथियों, विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में मैं वैष्णव सर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे के बारे में संपूर्ण जानकारी, रेलवे के इतिहास से लेकर वर्तमान तक, इसी कंप्लीट फैक्ट्रियां और कौन कौन सा ट्रेन है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप व्यापम की बात करें, चाहे आप एसएससी की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, प्रत्येक एग्ज़ाम में जहाँ पे स्टैटिक जी आता है वहाँ ये टॉपिक जो है आपके लिए उपयोगी होगा। शुरू करते हैं क्लास, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं गाइस क्लास। आधुनिक भारत में रेलवे का विकास। तो भारत में रेलवे का जो विकास होता है वो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू होता है। यह है लॉर्ड डलहौजी, इन्हीं के कार्यकाल में भारत में रेलवे का शुरुआत होता है। लॉर्ड डलहौजी को हम केवल और केवल व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ऐसा कोई क्षेत्र जो पूर्व में मराठों का रहा हो या मुगलों का रहा हो, वहाँ पे अगर किसी दंपत्ति के संतान ना हो रहे हों तो फिर अंग्रेज़ों से परमिशन लेकर वह गोद ले सकते हैं, बिना परमिशन के गोद नहीं ले सकते। और उसके बाद फिर अंग्रेज अगर परमिशन दे तो वो गोद ले सकते हैं, लेकिन ये देंगे क्यों? अगर ये परमिशन नहीं देंगे तो वो पूरा साम्राज्य ब्रिटिश शासन में मिल जाता था। तो हम लॉर्ड डलहौजी को इस नीति के कारण जानते हैं और साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी भारत में संचार प्रणाली के एवं डाक प्रणाली के भी जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत में रेलवे के विकास का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल सन 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलती है, जिस रेलगाड़ी का नाम है ब्लैक ब्यूटी। ये जो ब्लैक ब्यूटी है इसने टोटल 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और ये यात्रा थी मुंबई के बोरी बंदर से लेकर थाने तक। यहाँ 34 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली रेलगाड़ी है ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी के लिए जो रेल मार्ग का निर्माण किया था, इस मार्ग को निर्माण करने वाली दो कंपनियां थी। एक तो स्वयं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर इस रेल मार्ग का निर्माण किया था। इसके इंजीनियर रहे, इस सड़क मार्ग के इंजीनियर रहे, इस रेल मार्ग के इंजीनियर रहे जॉर्ज क्लार्क, जिनके दिशा निर्देश पर यह रेल मार्ग का निर्माण होता है। हम बात करते हैं पहली जो ट्रेन चली, इसमें 3 इंजन थे। तीन इंजन था। तीनों इंजन का नाम है सुल्तान साहिब व सिंध। ये 3 इंजन 14 डिब्बों में 400 यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी। तो ये रहा भारत की पहली रेलगाड़ी, जो कि भाप से चलने वाली रेलगाड़ी थी, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। आगे हम बात, भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन का संचालन कब हुआ, अब हम इसको देखते हैं। संचालन, तो यह बात है सन 1925 की। इस समय डेक्कन क्वीन, ये पहली विद्युत ट्रेन है जो कि मुंबई से कुर्ला के बीच में चली। तो भारत की पहली विद्युत ट्रेन है डेक्कन क्वीन। अब हम एक चीज बात करते हैं कि भाई जो विद्युत ट्रेन है, आपने देखा होगा कि विद्युत ट्रेन जो चलती है तो इस पर करंट पहुंचाने के लिए एक यंत्र लगा हुआ होता है। इस यंत्र को क्या कहा जाता है? पेंटोग्राफ। इसके माध्यम से 25,000 वोल्ट की विद्युत इस इंजन को दी जाती है, जिसके कारण यह पावरफुल इंजन पीछे के डिब्बों को खींच। रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान,
तो रेलवे नेटवर्क में भारत का जो स्थान है ये चौथे नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे आएगा रूस और चौथे नंबर पे हमारा भारत। अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र में जॉब का, तो सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थात सरकारी नौकरियों में भर्ती लेने वाली अगर संस्थाओं का बात करेंगे तो 40% भर्तियां रेलवे के द्वारा ली जाती हैं। और साथ ही अब देखेंगे भारतीय रेलवे का टैगलाइन, भारतीय रेलवे का टैग लाइन का अगर आप बात करेंगे तो भारतीय रेलवे का जो टैग लाइन है ये है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन। और साथ ही साथ अगर हम भारतीय रेलवे का लोगो देखें, अगर हम लोगो देखें तो भारतीय रेलवे का जो लोगो है, भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है यह है भोलू हाथी, जिसके हाथ में है हरे कलर का लालटेन कैंडल। तो भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है वो है भोलू हाथी, जिसके हाथ में हरे कलर का कैंडल है। ठीक है गाइस। एक समिति है जिसका नाम है एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति के सिफारिश पर आम बजट से रेलवे के लिए जो बजट है उसको अलग किया गया। अलग किया गया। और ये डेट है सन 1924 का। तो सन 1924 में एकवर्थ समिति के सिफारिश पर रेलवे के लिए जो बजट है, रेलवे के लिए जो खर्च है या रेलवे से जो आय अर्न होती है, इसको आम बजट से अलग करने का सिफारिश दिया था एकवर्थ समिति ने। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का। कुछ यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री रहेंगे ये रहेंगे जॉन मथाई। और पहली महिला रेल मंत्री अगर पूछा जाए, पहली फीमेल, भारत की पहली महिला रेल मंत्री, तो हम सबकी पूरे देश की दीदी ममता दीदी। तो ममता बनर्जी जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, वही ममता बनर्जी जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री भी रह चुकी हैं। और वर्तमान के जो रेल मंत्री हैं, तो वर्तमान रेल मंत्री सबको पता है, आए दिन रेलवे में अलग अलग प्रकार की कई दुर्घटनाएं घट रही हैं। कभी ट्रैक टूट जा रहा है, कभी ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, बहुत लंबे लंबे घटना घटे हैं। तो अभी तो रेल मंत्री का जो नाम है वो बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। तो यह उड़ीसा से सांसद अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव जी हैं वर्तमान में रेल मंत्री। अच्छा, एक्सीडेंट से याद आया कि पहले ऐसे रेल मंत्री जिन्होंने रेलवे दुर्घटना के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया था, तो वो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब हम बात करते हैं रेलवे बजट के बारे में। तो एकवर्थ समिति के सुझाव से आम बजट से रेलवे का बजट आज़ादी के बाद पहली बार रेलवे के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। पहली बार स्वतंत्र भारत में रेल बजट पेश किया
जॉन मथाई ने सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले हैं, सर्वाधिक बार पेश करने वाले हैं बाबू जगजीवन लाल। अंतिम बार, इसके बाद फिर रेलवे बजट को आम बजट से मर्ज कर दिया जाएगा, तो अंतिम बार जो रेलवे बजट है वो पेश किया था सुरेश प्रभु जी ने। तो सुरेश प्रभु ने अंतिम बार रेलवे बजट को पेश किया। एक बात और जानेंगे, भारतीय रेल संग्रहालय यह है नई दिल्ली में, जबकि भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ये आपको मिलेगा गुजरात के वडोदरा में। गुजरात में। तो ये कुछ जानकारी रही। अब आप दो सन याद रखना, एक तो 1905 और दूसरा 1951। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन होता है। जबकि सन 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है, अर्थात भारतीय रेलवे भारत सरकार के अधीन आ जाती है। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब भारत में बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिसकी कुछ खास बातें हैं। जैसे भारत में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, इन सारे के सारे जीके के बारे में हम पढ़ेंगे। अब चलिए, आपके सामने 3 ट्रेनें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विवेक एक्सप्रेस का। तो विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, जो कि कन्याकुमारी से लेकर, तमिलनाडु की कन्याकुमारी से लेकर 4234 किलोमीटर की दूरी तय करके ये असम के डिब्रूगढ़ तक का सफ़र तय करती है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो है विवेक एक्सप्रेस। 4234 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक। अब हम देखते हैं शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। अगला हम देखते हैं शताब्दी एक्सप्रेस। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस है, इसके बारे में एक बातें आप ध्यान रखना। इसका जो शुरुआत है वो जवाहरलाल नेहरू के 100वें जयंती पर हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था, इनके 100वें जयंती वर्ष में सन 1988 को इसकी शुरुआत होती है। और शताब्दी जो एक्सप्रेस है पहली बार दिल्ली से लेकर झांसी तक की दूरी तय करता है, और झांसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर हम बात करते हैं विवेक एक्सप्रेस का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई विवेक एक्सप्रेस तो हो गया। गतिमान एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं। गतिमान एक्सप्रेस, तो गतिमान जो एक्सप्रेस है ये भारत में सबसे स्पीड ट्रेन के नाम से जानी जाती है, जिसका स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटे। यह सबसे स्पीड ट्रेन है। अब आप बोल लेंगे कि सर वंदे भारत सबसे स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत की स्पीड हालांकि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन वर्तमान में उसको जो चलाया जा रहा है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा रहा है। तो अगर हम सामान्य ट्रेनों में बात करेंगे तो सबसे जो तेज ट्रेन है वो आएगी गतिमान एक्सप्रेस। ओके गाइस, तो आपको ये 2 ट्रेनें दिखाई दे रही होंगी। एक ट्रेन जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है बंधन एक्सप्रेस।
तो बंधन एक्सप्रेस हो गया एवं साथ ही मैत्री एक्सप्रेस। तो ये दो ऐसी ट्रेनें हैं जो भारत वो बांग्लादेश के मध्य चलती है। और साथ ही आपको ये जो रेलगाड़ी दिख रही है इसका नाम है समझौता, और हम समझौता एक्सप्रेस उस देश के साथ चलाते हैं जिस देश के साथ समझौता कर करके हम थक गए हैं, फिर वो भारत के साथ बेईमानी ही कर रहा है। आप समझ गए होंगे समझौता जो एक्सप्रेस है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत के अमृतसर से अटारी बॉर्डर से होकर लाहौर तक जाती है, अर्थात भारत व पाकिस्तान के मध्य चलती है। और साथ ही एक ट्रेन और नाम याद रखेंगे, थार लिंक एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस ये भारत और पाकिस्तान के मध्य चलता है, जबकि बंधन व मैत्री एक्सप्रेस ये भारत व बांग्लादेश के मध्य चलता है। तो साथियों आपके बीच में मोनो रेल, मेट्रो रेल एवं वंदे भारत एक्सप्रेस ये तीन ट्रेनें दिखाई दे रही हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेट्रो ट्रेन का। तो भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होती है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सन 1984 में, और मेट्रो मेन के नाम से जाने जाते हैं श्रीधरन। मेट्रो ट्रेन क्या होता है? एक सिटी को ही, एक बड़ी पॉपुलेशन वाली सिटी को कनेक्ट करने के लिए, शहरों को कनेक्ट करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन एक हाई क्लास यात्रियों को सुविधा देने के लिए जो ट्रेन चलाई जाती है उसको बोलते हैं मेट्रो ट्रेन। इसको आप सामान्य जैसे नागपुर से दिल्ली, नागपुर से मुंबई आप ऐसे नहीं चलाते। एक शहर में ही यात्री गाड़ी के रूप में जो ट्रेन चलती है उसको बोलते हैं मेट्रो ट्रेन। तो पहला जो मेट्रो ट्रेन चला था 1984 में, ये चला था दिल्ली मेट्रो, 1984 की घटना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मोनो ट्रेन दिख रहा है। तो आज तो मेट्रो ट्रेन बहुत सारे शहरों में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं मोनो ट्रेन का। तो मोनो ट्रेन मेट्रो ट्रेन के मुकाबले आकार में छोटा होता है और ये सिंगल पहिए पर चलता है, जबकि मेट्रो ट्रेन तो नॉर्मल पटरी पर भी चलता है। मोनो ट्रेन भारत में केवल और केवल मुंबई में चलता है। अब बात करते हैं ट्रेन 18 का। 2018 में भारत सरकार विदेश से एक नए तरीके का ट्रेन लेना चाहती थी जो कि हाई स्पीड हो। तो फिर सुधांशु मणि ने रेलवे मंत्री से चर्चा किया और सुधांशु मणि ने बोला कि भाई जिसे आप 200 करोड़ में लोगे उसे हम 100 करोड़ के अंदर बना देंगे, तो भारत सरकार का पैसा भी बचेगा और भारत की अपनी तकनीक से भी ये ट्रेन बनकर तैयार हो जाएगी। तो फिर सुधांशु मणि के कहने पे ट्रेन 18 का निर्माण होता है और ये ट्रेन का ही नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा जाता है। वंदे भारत ट्रेन या एक्सप्रेस। पहली बार वंदे भारत ट्रेन का संचालन हुआ था दिल्ली से वाराणसी के मध्य। साथियों अब हम बात करते हैं भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की। तो भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में है, जिसका नाम है सिद्धरूढ़ा स्वामी जी प्लेटफॉर्म। इसकी लंबाई 1500 मीटर प्लस है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा जंक्शन का। तो आप बोलोगे सर प्लेटफॉर्म क्या है और जंक्शन क्या है? तो जंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ से ट्रेन कई दिशाओं में जाती हैं और कई दिशाओं से ट्रेन आती हैं, इसको बोलते हैं जंक्शन। तो भारत में सबसे बड़ा जो जंक्शन है ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपको, हावड़ा जंक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भाई ये प्लेटफॉर्म क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं।
तो जहाँ यात्रीगण विश्राम करते हैं उस जगह को कहते हैं प्लेटफॉर्म। उसके बाद फिर जंक्शन, जहाँ कई दिशाओं से ट्रेन आ रही हो जिस स्टेशन पर, और यहाँ से कई दिशाओं में ट्रेनें जा भी रही हो, ये होता है जंक्शन। और एक होता है टर्मिनल। जैसा आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST। तो टर्मिनल का तात्पर्य है कि भाई ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक तो गई, लेकिन उसके आगे ना जाके वहाँ से पलट के वापस आ जाती है। तो ऐसा जंक्शन या ऐसा स्टेशन जहाँ से ट्रेन वापस आ जाती है उसको बोलते हैं टर्मिनल। जैसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, तो हालांकि ये भारतीय रेलवे के अधीन ही आता है, लेकिन भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है जिसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, इसका निर्माण और यहाँ का जो मैनेजमेंट है ये बंसल ग्रुप के पास है। तो बंसल ग्रुप ने इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बनाकर तैयार किया है और इसी का नाम है कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, जो कि वर्ल्ड क्लास सुविधा से लेस है। आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो पूरा एयरपोर्ट वगैरह है, ऐसा लगेगा, जो कि भोपाल में है। इसका पुराना नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, वर्तमान में वहाँ की गोल्ड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है कमलापति रेलवे स्टेशन। उसके बाद फिर भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन पूछा जाएगा, तो भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन, अब ये तो स्टेशन हो गया, अब प्राइवेट ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन है, ये जो लिखा हुआ है इसका नाम तेजस एक्सप्रेस। आप बोलोगे सर ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेन है क्या? अरे ना, ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म सर्विस के पास ही है, IRCTC इसके अंतर्गत आता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज के पास है ये, जो कि भारतीय रेलवे का ही एक अंग है। एक फ़ायदा ये है तेजस एक्सप्रेस का कि अगर यात्रियों को 1 घंटा लेट होता है तो फिर 100 रुपये, और 2 घंटा लेट होता है तो 250 रुपये का चार्ज तेजस ट्रेन के द्वारा वहन किया जाता है। तो ये भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, और पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में। अब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे में कुछ ऐसे ट्रेन्स हैं जिन्हें हम टॉय ट्रेन्स के बारे में जानते हैं, और एक ऐसा स्टेशन है जिसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हैं। तो भारतीय रेलवे में कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं, और यूनेस्को विश्व धरोहर में अगर कोई स्थल सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक हो या मिश्रित हो, जब ये शामिल हो जाता है तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड आता है और वैश्विक रूप से इसका देखभाल किया जाता है। तो ऐसे हमारे पास 5 माउंटेन ट्रेनें हैं जो पर्वतीय हिल स्टेशन पर चलती हैं, जो कि पर्यटकों के लिए बनाई गई हैं। उनमें से 3 माउंटेन ट्रेनें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, और साथ ही साथ हमारा जो पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, यह रेलवे स्टेशन भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या स्टेशन को शामिल किया गया था सन 2004 में, जबकि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे शामिल किया गया था 1999 में। देखिए सिक्किम में नहीं है दार्जिलिंग। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे किसी प्रकार का ट्रेन का संचालन नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे। सन 2005 में इसे विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने लिस्टेड किया था, जो कि 46 किलोमीटर नीलगिरी माउंटेन को ये घुमाती है। सबसे ढाल वाली रेलवे स्टेशन है, सबसे ढाल वाली रेल मार्ग पर चलती है नीलगिरी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कालका शिमला। आपको अगर सफ़र करना है तो कालका शिमला एक्सप्रेस में आप बिल्कुल कीजिए, हिमाचल प्रदेश में है ये।
सन 2008 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है।